कहानी बार brings you a cocktail of stories in English and in हिंदुस्तानी। मैं हूं ऋचा और आज मैं आपके लिए लाई हूं लेखिका शांता कौल की कहानियों का एक छोटा सा खजाना उनकी सुप्रसिद्ध किताब काली रात का सूरज से। हमारी आज की कहानी है बेनाम रिश्ते। टक टक की आवाज से मेरी नींद टूटी, पर आंखें अभी बंद ही थी। फिर आवाज आई, टक टक। ये आवाज मुझे 12 साल पीछे कश्मीर अपने घर ले गई। दिसंबर की रातें इतनी लंबी और ठंडी, बस सोचकर ही सिरहन होती है। दिसंबर के आते ही ठंड तो बहुत होती थी, साथ ही आखिरी दिनों में सारी वादी श्वेत बर्फ की चादर से ढक जाती। सब तन मूल पेड़ पौधे उस रुपहली चादर में दुबक जाते। जहां तक नजर जाती सब और सफेद चांदी ही चांदी देखने को मिलती थी। खेत खलियान, पहाड़, पहाड़ों के दामन में बसे छोटे छोटे गांव, उन सब की छतें सब श्वेत वर्ण हो जाती। कहीं कहीं ठहरे हुए पानी पर भी बर्फ की परत जम जाती। बड़े बड़े चिनार, सफेदे, फलों के पेड़, सब पर बर्फ ही बर्फ नजर आती। ऐसा लगता जैसे कभी वहां कोई हरियाली रही ही ना हो। मेरे घर के सामने का बागीचा भी ये रूप धारण करता। अनार का पेड़ अपनी डालियों में बर्फ का भार लिए नीचे झुका हुआ मिलता, जैसे पृथ्वी से कुछ कहने, कुछ सुनने के लिए आतुर हो। हवा की लहर के साथ जब डालियां हिलती तो थोड़ी थोड़ी बर्फ नीचे गिराती, जैसे कोई अपने कपड़ों को झटकता हो। ये दृश्य देखने में अति रमणीय लगते हैं, पर इसके साथ साथ वह ठंडी हवाएं जो कपड़ों की भारी परत से भी जिस्म में चुभती और कंपकपी पैदा करती। जरा सी भी खिड़की खुली हो तो लगता बाहर की सारी ठंड अंदर आने की चाह में पर्दों को धकेल रही हो। ऐसी एक रात की सुबह यही आवाज मेरे कानों में पड़ी, टक टक टक। मोटे से लिहाफ को कान के नीचे सरकाकर फिर से सुनने की कोशिश की। फिर वही आवाज, टक टक टक। आंखें जरा सी खोली। कमरे में थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा था। खिड़की पर नजर गई, जहां जरा सा पर्दा सरका हुआ था, तो देखा एक मैना का जोड़ा शीशे पर चोंचे मारकर मुझे जगाने का प्रयत्न कर रहे थे। अजीब सा आश्चर्य हुआ। इन्हें कैसे मालूम कि मैं इतने बड़े मकान में किस कमरे में सो रही हूं? हम समझते हैं बस सोचने और समझने की कला केवल हमने ही पाई है, पर इस पृथ्वी पर हर प्राणी अपनी आवश्यकता की परिधि में सोचता है और कभी कभी हमसे भी आगे निकल जाता है। होता यूं है कि जहां कश्मीर एक स्वर्ग का खंड है, मुकुट है इस भारत भूमि का, जहां कई नदी नाले अमृत सा जल प्रदान करते हैं, हमको खेत खलियानों को, इन पक्षियों को, पशुओं को तृप्त करते हैं, वही शीतकाल में सब कुछ सूख जाता है, जम जाता है। खेत खलियान खाली हो जाते हैं, बाग बगीचे सब सूख जाते हैं और इन पक्षियों को कहीं चुगने के लिए दाना तक नहीं मिलता। सर्दियां आते ही पक्षी पहाड़ों और बाग बगीचों से वापस बस्ती की तरफ आते हैं दाना चुगने के लिए, क्योंकि कहीं और मिलता नहीं है। मैं सारी गर्मियों इन नन्हे पक्षियों के लिए दाने इकट्ठा करती थी एक बड़ी सी मटकी में, और जब वादी बर्फीली ओढ़नी लेकर सो जाती, तब मैं इन परिंदों को सुबह सवेरे घर के बाहर बने छज्जे पर दाना डालती। कितनी ही चिड़ियां, मैना, कबूतर, कौवे दाना चुगने को इकट्ठा होते थे। कितना सुंदर और मनोरम लगता था वह दृश्य। मुझे यूं लगता जैसे मैं अपने ही बच्चों को खिला रही हूं। कितनी खुशी मेरे अंदर भर जाती, उसको शब्दों का रूप नहीं दे सकती। सोचती हूं उन्होंने क्या सोचा होगा, कहां कहां किस कमरे में दस्तक दी होगी। जरूर ढूंढा होगा मुझे, जैसे मेरी नजरें उन्हें तलाशती हैं। उन्होंने भी मुझे जरूर तलाशा होगा। मैं इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि फिर टक टक की आवाज आई और साथ ही मेरा कश्मीर का सपना झटके से टूट गया और मैंने अपने आप को पुणे के इस कमरे में पाया। यहां आकर एक अजीब घटना घटी। मेरे कमरे के साथ एक बड़ा सा हरा भरा पेड़ है और कुछ दिनों के बाद मैंने देखा उस पर एक घोंसला है, कौवे का घोंसला। बहुत अच्छा लगा।
घर से दूर, जहां ना हम किसी को जानते थे और ना ही हमें कोई जानता था। ऐसा लगा यही मेरे साथी बनेंगे और शायद मेरे मन की भावनाओं को समझ सकेंगे और मेरी व्यथा और वेदना को जान सकेंगे। आप विश्वास कीजिए, ऐसा ही कुछ हुआ। सुबह उठकर उन्हें दाना खिलाना अपना नियम बन गया और कुछ ही दिनों में वे मुझसे हिल मिल गए। जैसे ही मैं खिड़की खोलती, दोनों कांव कांव करके सामने की टहनी पर आकर बैठ जाते और जब मैं उनके लिए रोटी के टुकड़े या चावल डालती, जल्दी से चुपकर उड़ जाते। सारा दिन फिर वो कहीं नजर नहीं आते। हाँ, मंगलवार को उनके लिए पीले चावल जरूर बनाती हूँ। ये रिवाज हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। कश्मीर में हर घर में आपको खिड़की के बाहर एक तख्ती मिलेगी जिसको कावपट कहते हैं, यानी कौवे की खाने की जगह। सुबह जब खाना पक जाता, किसी को भी परोसने से पहले गृहिणी कौवे का हिस्सा निकाल उस तख्ती पर रख आती, तब जाकर दूसरों को खाना मिलता। और यहाँ पुणे में भी ये सिलसिला चलता रहा। सुबह जरा सी देर होती तो कौवे कांव कांव की आवाजों से कोहराम मचा देते हैं। कभी कभी मैं जानबूझकर खिड़की के पास जाती और फिर वापस चली आती। उस समय उनकी शरारतें और चुलबुलापन देखते ही बनता है। जब थोड़ी देर के बाद उनको खाना मिलता तो उनकी आवाजों का स्वर कुछ अलग ही होता है। खाना खाते खाते शिकायत भी होती है। ये सब मैं ही समझ सकती हूँ। यूं लगता है मुझे जैसे अपने ही बच्चों के साथ खेल खेल रही हूं। वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक खाने के बाद भी उनकी कांव कांव बंद नहीं हुई। अजीब सा लगा मुझे। जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। कौवा कभी खिड़की के पास आता और फिर उड़कर घोंसले की तरफ चला जाता। मुझे आभास हुआ कि वह कुछ तो बताने की या दिखाने की चेष्टा कर रहा है। कुछ देर में दोनों ने अपना घोंसला छोड़ा और टहनी पर जा बैठे। अब मेरी नजरों के सामने उनका घोंसला था और उसमें कुछ नन्हे नन्हे अंडे चमक रहे थे। अजीब सी सिहरन हुई, एक आनंद और आश्चर्य का अनुभव, एक अनकहे बेनाम रिश्ते का अनुभव, एक खुशी ऐसी जो मैं इन अपने मित्रों को भी नहीं बता सकती थी। बस अंदर ही अंदर उसकी मिठास को पी रही थी, उसकी खुशबू को महसूस कर रही थी। जबान नहीं, भाषा नहीं, पर अपनेपन की छुअन तो है। दिन बीतते गए। फिर अचानक एक दिन दिल दहला देने वाली घटना घटी। दोपहर 3-1 बजे का समय रहा होगा। आकाश प्रातः से ही बादलों से भरा था। लगता था वर्षा होगी। वातावरण में उमस भी थी, कहीं दूर बारिश हुई होगी। वायु में हल्की सौंधी मिट्टी की खुशबू भी थी। अच्छा लग रहा था कि अचानक जोर की आंधी आई और आकाश पाताल जैसे एक हो गए। धूल और पत्ते उड़ने लगे, कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अचानक मुझे कौवों का ध्यान आया। अरे, उनके घोंसलों में तो अंडे हैं। ये ख्याल आते ही मैं खिड़की के पास आई। देखा, वह डाल जिस पर इनका घोंसला है हवा में लहरा रही है, बुरी तरह, कभी नीचे, कभी दाएं और कभी बाएं डोल रही है। कौवे घोंसले में अंडों को संभाली हुई थी और कौवा कांव कांव करता कभी एक डाल पर और कभी दूसरी डाल पर उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह मदद के लिए पुकार रहा हो। मुझे देखते ही खिड़की के पास आकर ज्यादा ही शोर मचाने लगा। पर मैं क्या करती? आंधी पर मेरा भी बस नहीं था। शायद वो मेरी भावनाओं को समझ गया। फिर डाल पर जाकर बैठा। आंधी थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी नजरें उसी घोंसले पर जमी थी। अब गिरा कि तब गिरा। कभी डाल इतनी ऊंची हो जाती कि लगता बस अब पटक देगी उस नन्हे से नीड़ को, और कभी इतना नीचे झुक जाती कि बस कलेजा धक से रह जाता। मेरी नजरें उस लंबी डाल के दूसरे सिरे पर गई तो देखा कौवा जहां जाकर बैठ गया था संतुलन रखने की खातिर। विश्वास कीजिए, डाल का बल खाना थोड़ा कम हो गया था। चंद क्षणों के पश्चात आंधी थम गई। सब शांत हो गया और मैं खिड़की थामे उनकी खुशी को महसूस कर रही थी। अब दोनों उड़ उड़कर घोंसले के चारों ओर घूम रहे थे, जैसे कह रहे हो, देखा, आखिर हमने अपने अंडों को बचा ही लिया और ये प्रकृति से जंग जीत ली। बंद मुट्ठी में सरकती रेत की तरह समय गुजर जाता है। लम्हे पलों में, पल घंटों में और घंटे दिनों में बदल जाते हैं।
और अंत में आज भी रोज की तरह हमारी दिनचर्या आरंभ हुई। सबसे पहले इन कौओं को खाना डाला, दोनों उड़कर आए, थोड़ा खाया, फिर डाल पर बैठे, फिर आए, फिर खाने लगे, फिर उड़कर डाल पर बैठे। थोड़ी देर मैं उनको देखती रही और फिर अपने काम में लग गई। पर आज बीच बीच में इन दोनों की कांव कांव की आवाजें आती रहीं, पर मैंने कोई खास ध्यान नहीं दिया। यही कोई सुबह के 10 बजे के करीब उनकी कांव कांव कुछ ज्यादा ही तेज हुई। कमरे से मेरे पति की आवाज आई, इनको कुछ दिया नहीं आज? दिया तो है, पर ना जाने क्या बात है। मैं जल्दी से हाथ खाली करके खिड़की के पास गई। जो मैंने खिड़की खोली, दोनों कभी उड़कर खिड़की के पास आते और कभी घोंसले वाली टहनी पर लौट जाते। आखिर बात क्या है? कुछ तो है जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने झुककर ध्यान से देखा। अरे ये क्या, नन्हे बच्चे नीड़ से झांक रहे थे। अच्छा, तो ये दोनों यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी खुशी हमारे साथ बांटने का ये प्रयास देखकर आनंद की एक लहर रोम रोम में समा गई। मन बहुत पीछे चला गया। मुझे लगा शायद ये कौवे मुझे ढूंढते ढूंढते कश्मीर से यहां आ गए हैं। इसी भ्रम के सहारे ही तो मेरा पुनर्वास सहज हो रहा है। This is Richa signing off. Take good care of yourselves till I'm back with the next story.